अगर तुमने कभी गूगल मैप खोला हो, ऑब्वियसली खोला ही होगा। गूगल मैप पर ही सैटेलाइट के जरिए हमें सऊदी अरेबिया के सरजमीन पर तुम्हें ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर्स तो जरूर नजर आए होंगे और इसे देखने के बाद शायद तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी आया होगा कि आखिर ये चीज है क्या। कहीं ये वो ऐसे स्ट्रक्चर्स तो नहीं जैसा पेरू में नाजका लाइंस पर हैं, जिनको किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, कोई अता पता नहीं। बट कहने वाले लोग तो कहते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया है। बाय द वे हम उधर नहीं जाने वाले हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। खैर, तुम्हारे दिमाग में ख्याल तो जरूर आया होगा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स नाजका लाइंस की तरह एलियंस के द्वारा तो नहीं बनाया गया। तो मैं तुमको बता दूं कि ये सारे स्ट्रक्चर्स किसी एलियन के द्वारा नहीं बल्कि इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल रहा ये कि ये स्ट्रक्चर्स आखिर हैं क्या, जो एक आध किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर फैला हुआ है और लगातार ये सर्कल्स साल दर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस रेगिस्तान में जहाँ जहाँ तुम्हारी नजर पड़ेगी तहाँ तहाँ ये सर्कल्स नजर आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानने से पहले कि ये सर्कल्स जैसे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उससे पहले हमें कुछ और जानना होगा, जैसे कि इन सर्कल्स को बनाने का मकसद क्या था, इन सभी को बनाना कब से स्टार्ट हुआ और सबसे बड़ा सवाल कि ये स्ट्रक्चर्स गोल क्यों हैं। अच्छा, तुमको ये तो मालूम ही होगा कि दुनिया में जितने भी डिजर्ट्स हैं, चाहे वो सहारा डिजर्ट हो, चाहे वो गोबी डिजर्ट हो, ये सारे रेगिस्तानी क्षेत्र लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ाए जा रहे हैं। यानी ये रेगिस्तानी क्षेत्र लगातार हरी भरी जमीन को निगल कर उन्हें भी अपनी तरह रेगिस्तानी बंजर इलाके में तब्दील करते जा रहे हैं। बट इन सारे रेगिस्तानों में सबसे ज्यादा जो अपना छाप छोड़ रहा है वो है गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट बहुत तेजी से अपने क्षेत्र को फैला रहा है। गोबी डिजर्ट जो कि चाइना से लेकर के मंगोलिया तक फैला हुआ है और हर साल ये गोबी डिजर्ट 6000 किलोमीटर स्क्वायर हरी भरी जमीन को निगल कर रेगिस्तानी एरिया में बदलता जा रहा है। और ऐसा होने का सबसे बड़ा मेन कारण पता है क्या है और कौन है? हम इंसान, जो ग्लोबल वार्मिंग साल दर साल बढ़ाते ही जा रहे हैं। जितना हम लोग साल में पेड़ पौधे बोते नहीं, उसे से 3-4 गुना तो साल भर में काट डालते हैं, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगाकर पूरे वातावरण को नुकसान पहुंचाना, बड़े बड़ी नदियों को प्रदूषित करना, अपनी जरूरत के लिए किसी भी इलाके को अपने अनुरूप ढाल देना और साथ में क्लाइमेट चेंजिंग भी एक वजह है। बाय द वे, इन रेगिस्तानी एरियाज का हरी भरी जमीन को निगल कर रेगिस्तान और डिजर्ट इलाके में तब्दील करने को पता है क्या कहते हैं? डिजर्टिफिकेशन। और ये बात तुम जानने के बाद चौंक जाओगे कि अगर हम इंसान अपने आदतों से बाज नहीं आए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2050 तक अर्थ का रहने वाला 25% भाग डिजर्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा और ईयर 2100 वर्ष में 50% तक का एरिया डिजर्ट में बदल चुका होगा। जिसका नतीजा पता है क्या निकलेगा? पहला नतीजा, जिस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, हो सकता है कि 2100 आते आते जो 50% जमीन रहने लायक होगी, इसे पाने के लिए लोग आपस में मारकाट कर रहे हों। जमीन का भाव हीरे से भी महंगा हो चुका होगा। जो लोग ज्यादा पैसे वाले होंगे उन्हें तो जमीन मिल जाएगी, बट जो गरीब हैं उन लोगों को मजबूरी में इन डिजर्ट वाले इलाके में रहना पड़ेगा, जैसा कि पहले के अरब के गरीब लोग डिजर्ट में रहा करते थे। खैर, अब दूसरा नतीजा, जैसा कि डिजर्टिफिकेशन की वजह से सिर्फ 50% जमीन ही रहने लायक होगा, जहाँ पर लोग अपना अपना घर बना करके रह रहे होंगे। बट सिर्फ रहना ही तो काफी नहीं है ना, जीने के लिए खाना और पानी भी तो जरूरी है। जब पूरी 50% जमीन पर सिर्फ लोग ही लोग भरे होंगे, तब खेती कहाँ होगी? अभी ये बात तो वो लोग सोचे जिन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। बट इसके बारे में सऊदी वालों को कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। यानी कि ये जो सर्कल्स हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि ये सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया अपना एक मास्टरमाइंड है। यानी ये रेगिस्तान में बंजर जमीन को हरे भरे जमीन में बदलकर खेती की जा रही है। अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि हमारे यहाँ तो खेती कुछ ऐसे होती है, लेकिन ये खेती कुछ अलग क्यों है, ये सर्कल्स में ही क्यों की जा रही है? तो तुमको इसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया को ये डिजिटिफिकेशन से खेतीफिकेशन या फिर मैं कहूँ कि हरिफिकेशन करने का ख्याल आया कब और क्यों?
जैसा कि तुम जानते ही होगे कि 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब कंट्री इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी जितना कि ये आज है। आज न ये गगनचुंबी इमारतें और बुर्ज खलीफा बना करके घूम रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अचानक से इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और मुझे लगता है कि तुमको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि ये बात पूरे वर्ल्ड को पता है। सऊदी के जमीन से जब से तेल निकलने लगा, इस तेल ने ही इनको फकीर से अमीर बना दिया। पूरे वर्ल्ड में सऊदी से ही तेल एक्सपोर्ट होने लगे, जिससे ये लोग पैसा छापते गए। इनके बैंक बैलेंस में साल दर साल बढ़ोतरी होती गई। इन्हीं पैसों से इन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी। इन्हीं पैसों से ये लोग अय्यासियां भी करते रहे, लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने लगे। लेकिन फिर भी पैसा इतना कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तेल तो खैर आज भी बोल रहा है कि अरे भैया लोग बस करी लोग, हमरा के एक्सपोर्ट ना भी करब लोग, तब भी आवे वाला 220 साल तक रवा लोग के पैसा की कमी ना हुई। काहे कि पैसा बहुत दे दिया है मैंने तुम लोगों को, तनिक हमरों के आराम करन दी लोग। खैर इतना सब पैसा होने के बावजूद भी इनके पास कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसके जरिए हम इंसान जीते हैं। वैसे तो अरब कंट्री जो चाहे अपने देश में इंपोर्ट करा सकता है, क्योंकि इसके पास पैसों की ताकत है। लेकिन इसके पास जो नहीं था वो है खाने और पीने की चीजें, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले और सबसे जरूरी पीने का पानी। ये सारी चीजें अरब कंट्री को अपने देश में इंपोर्ट करवानी पड़ती थी। यहाँ तक कि आज भी सऊदी अरेबिया को पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत, यूके इन सारे देशों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये बना हुआ था कि कब तक ये सऊदी अरेबिया कब तक इंपोर्ट करवाएंगे, कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे। और हाँ, सऊदी अरेबिया में पानी ना होने की मुख्य वजह है डिजर्टिफिकेशन। यही चीजें जो हैं इन देशों की सबसे बड़ी टेंशन है। ना ही इस बंजर जमीन पर खेती हो सकती थी और ना ही यहाँ से कभी पानी निकलेगा। यहाँ तक कि यहाँ पर बारिश भी पड़ता है तो वो भी कोई काम का नहीं। सालाना यहाँ पर 4 इंच बारिश पड़ता है, वो भी यहाँ के रेड सी के इलाके की तरफ, और वो भी समंदर में ही बह करके चला जाता है। यही सारी वजह हैं जिससे इन लोगों को मजबूरी में तेल के बदले खाने पीने की चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करवानी पड़ती थी। लेकिन सवाल अब भी वही था कि कब तक। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने 1970 में ये निर्णय लिया कि कुछ भी करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है, ताकि कम से कम इनके पास खाने के लिए इतना तो रिसोर्सेज हो जाएं जिससे कि ये अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और आगे चल करके किसी मुश्किल हालातों में किसी दूसरे देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और अब आज का एक वक्त है कि अगर सैटेलाइट से सऊदी अरेबिया के बंजर जमीनों को देखा जाए तो हजारों लाखों बंजर इलाके में ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिस पर आज खेती होती है, जिसे एग्रीकल्चर लैंड कहा जाता है। अब सवाल रहा ये कि ये एग्रीकल्चर लैंड गोल क्यों है, जिनका क्षेत्रफल 1 किलोमीटर तक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने देश के एग्रीकल्चर लैंड पर। यहाँ तुमने देखा होगा कि यहाँ पर तो पानी की कमी ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ के खेतों में फसलों को पानी देने के लिए बोरिंग चालू कर दिया जाता है और बेहिसाब घंटों तक पानी गिरता रहता है जब तक कि पूरा खेत पट नहीं जाता। ऐसे जो फसलों में पानी दिया जाता है, इस प्रक्रिया में पानी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। 90% पानी तो खेत ही सोख लेते हैं, जबकि फसलों को तो सिर्फ 10 या 20% ही पानी चाहिए होता है। अब आते हैं सऊदी वाले एग्रीकल्चर लैंड पर। यहाँ पर सेंटर पाइवट इरिगेशन तकनीक के द्वारा फसलों को पानी दिया जाता है। इसमें एक स्पेशल डिजाइन होता है जो कि इसके जरिए फसलों को उतना ही पानी दिया जाता है जितना इन फसलों को जरूरत होती है। और बीच में लगा इस डिजाइन से जुड़ा ये बहुत बड़ा पाइप अपने सर्कुलर फिक्स पाथ पर एक समान चलता जाता है और फसलों को सेम क्वांटिटी में पानी मिलता जाता है, जिससे कि 90% पानी की बचत हो जाती है। और यही तकनीक यहाँ के हजारों लाखों किलोमीटर एग्रीकल्चर एरिया पर अपनाया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने बड़े एरिया में पानी तो बहुत ज्यादा लगता होगा, तो आखिर इनके पास इतना पानी आता कहाँ से है। इन लोगों ने तो अब अपना खेती का इंतजाम कर लिया, अब बारी आती है पानी का इंतजाम करने का। अब जैसा कि हमें पता है कि 1970 में लीबिया ने अपने डेजर्ट इलाके को खोदकर वहां से पानी निकाला था।
तो उसी समय यानी कि 1970 में ही लीबिया के बाद सऊदी अरेबिया ने भी अपने डिजर्ट इलाके को भी पानी की तलाश में खोदा। और तुम यकीन नहीं करोगे कि इनको डिजर्ट के नीचे पानी मिला भी, लेकिन ये पानी बहुत ज्यादा भी नहीं था, क्योंकि इन अंडरग्राउंड्स में सिर्फ 480 क्यूबिक पानी ही मौजूद था। और 1970 से लेके आज तक सऊदी अरेबिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में यहीं से पानी दिया गया है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले अगले 50 सालों में ये पानी खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? तब ये लोग पानी कहाँ से लाएंगे? तो इसका भी इन लोगों ने इंतजाम कर लिया है। रेड सी की तरफ सालाना ये जो बारिश होती है, जो पानी बह करके रेड सी में चली जाती है, यहाँ पर अल बायदा प्रोजेक्ट नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट चलाया जा रहा है, जिसके जरिए इन बारिश के पानी को इन्हीं वेस्ट कोस्ट के पहाड़ों पर ट्रैप करके यहाँ पर वेजिटेशन स्टार्ट की गई। जो पानी बह करके समंदर में चला जाया करता था, उसे ट्रैप करके अब पहाड़ों पर ही साग सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो पहाड़ पहले बंजर दिखते थे, आज वही पहाड़ हरे भरे दिख रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया ने तो अपने आने वाले डिजर्टिफिकेशन से निजात पा लिया है। अब आगे बाकी के देश समझे कि वो इस सिचुएशन से कैसे निपटेंगे। लेकिन अब तुम बताओ कि मैं तुमसे कैसे निपटूं? ना ही तुम लाइक करते हो और ना ही सब्सक्राइब। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अपना एक प्राइजलेस लाइक हमारे इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।